प्लस 5 मार्क्स, प्लस 5 मार्क्स, प्लस 5 मार्क्स, 15,000 लोग पीछे चलते जाएंगे। रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे दें। बच्चा 300 लेवल पे है, 400 लेवल पे या 500 लेवल पे है, जल्दी जल्दी बताऊंगा तुम लोगों को, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करूंगा। तो फाइनली वो समय आ गया है जब तुम्हारे नीट एग्जाम में ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बाकी है। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल समय स्टार्ट हो जाता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और यार ये वीडियो में मैं तुम लोगों को प्रॉमिस और गारंटी करता हूँ कि मैं तुम लोगों का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो में पर्सनली अपनी सारी प्रीवियस ड्रॉप्स की मिस्टेक बताना चाहूँगा जो जो मैंने करी थी और मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि मेरा सिलेक्शन पहले करा सकते थे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को बताऊँ, एक चीज़ मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस मत लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। स्ट्रेस लेने से ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स जंप कर जाएंगे मॉक टेस्ट में, ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर तुम रिलैक्स रह करके थोड़ी पढ़ाई करोगे कंसिस्टेंट वे में, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ज़्यादा ही सॉल्व कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग अगर रिलैक्स रहेगा तो ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प कर पाएगा। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही चीज़ इसीलिए कहना चाहूँगा, आई नो स्ट्रेस तो आता ही आता है, लेकिन ये तुम्हारा काम है किस तरीके उसको मैनेज करो। ऐसा ना हो जाए कि स्ट्रेस तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए और मॉक टेस्ट में तुम माइनस मार्किंग करके चले आओ। तो देखो यार, मैं अपने इस वीडियो में अपनी सारी मिस्टेक्स बताना चाहूँगा और यार इसी वीडियो में मैं तुम लोगों को आगे एक क्लासिफिकेशन वे में भी बताऊँगा कि जो बच्चा 300 लेवल पे है, 400 लेवल पे या 500 लेवल पे है, उसको स्पेसिफिकली किस तरीके की अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे दें। सबके लिए एक स्पेसिफिकली वे होता है कि अगर 300 वाला बच्चा है तो उसे थोड़ा ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। तो यार देखो, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, तुम लोगों को बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करूंगा। देखो, स्टार्टिंग में मैं कुछ जनरल पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने दिमाग में रखने के लिए कि इस लास्ट महीने में तुम लोगों को किस वे में प्रोसीड करना है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि तुम्हारे मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो उसके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए होंगे, फाइनल वाले, मेजर वाले, तो फुल सिलेबस आता होगा। तो तुम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपने वीक टॉपिक्स अब तक तो पता चल गए होंगे। स्टार्टिंग में तो भले ही थोड़े से ना समझ रहते हैं, हम लोगों को सिलेबस स्टार्ट करे रहते हैं तो हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं रहता है, सारा सिलेबस एक बार देखे नहीं रहते तो कौन सा वीक है, कौन सा बहुत ज़्यादा वीक है या फिर कौन सा मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये एग्जैक्ट पता नहीं रहता। लेकिन लास्ट में अपने सिलेबस का एक बार गो थ्रू कर जाते हो, तुम्हें इतना आइडिया लग जाता है कि कौन सा मेरा वीक है, कौन सा ज़्यादा टफ टॉपिक्स है। तो देखो, पहला एक काम करो कि एक पेज लो, पेज में वो सारे टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स लिख लो कि जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा वीक है। तो जब तुम्हारा मॉक टेस्ट आया करे तो वो वाले चैप्टर्स को स्पेसिफिकली या तो बहुत जल्दी गो थ्रू मस्ट ही करो। तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो कि मैंने डेवलप करी थी कि वो वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर मैं पूरा तो रिवाइज नहीं कर सकता था, गो थ्रू नहीं कर सकता था जब मेरा अगले दिन मॉक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी तो ऑब्वियसली पढ़नी ही होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो कि मैंने डेवलप करी थी इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर अगले पेपर में आने वाला है तो मैं क्या करता था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए एक पेज निकालता था, 2-3 पेज, और सारे फॉर्मूले उसके जो रहते थे, थ्योरी को स्किप कर देता था। थ्योरी एक बार जल्दी जल्दी रीड कर लेता था, लेकिन सारे फॉर्मूलों को 2 पन्ने रहते थे उसमें छोटा 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 लिख लेता था, वो 2 पन्ने अपनी जेब में। तो मान लो अगर मैं कहीं भी रहता था या फिर खाना भी खाता रहता था या फिर कहीं ऐसे खाली भी बैठा रहता तो उस पेज को निकालता था और एक बार जल्दी से गो थ्रू कर ले जाता था। और देखो, ऐसा भी होता था मेरे साथ कि मान लो कि मेरा टेस्ट सेंटर काफ़ी, तो मैं अगर बाकी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ पाता था तो मैं ऑटो में ही ये 2 पेजेस को निकालता था, एक बार सारे फॉर्मूले गो थ्रू कर डालता था। देखो, मॉक टेस्ट में एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, अगर बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली हवा नहीं लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला बेस्ड भी होता है, फॉर्मूला को थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में आता है। तो इतना तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि एटलीस्ट एक ट्राई ज़रूर मारनी रहती है। और वो ट्राई कैसे मारते हैं कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा क्लिक होता है कि शायद ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, शायद ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। तो मैं पेज के साइड में ही वो दोनों फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले जितने भी रहते थे वो लिख देता था, और लिखने के बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मैं उसकी वैल्यूज ढूंढता था कि कहाँ से ये क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और किसी ना किसी वे में कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता था कि +5 नंबर आ जाते थे जस्ट बाय वो फॉर्मूले, क्योंकि मैंने लिख दिए थे और कहीं ना कहीं वैल्यू मैंने पुट कर दी थी उसमें, और किसी तरीके से थोड़ा भी दिमाग लगाया और ट्विस्ट करके उसके आंसर आ जाते। और ये वाली टेक्निक कहीं ना कहीं मेरे लिए टफ वाले क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली काम कर जाती थी। और +5 मार्क्स का तुम लोग जानते हो कितनी ज़्यादा आजकल वैल्यू हो गई। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने अपने फाइनल अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा करता था। और हाँ, एक चीज़ और होती है कि लास्ट के मंथ में तुम लोग कैसे अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि 550 से 600, ऐसा तो कभी नहीं होता है। मान लिया कि बहुत ज़्यादा इजी पेपर बन गया तो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट जंप तो तुम नहीं कर सकते हो। इसका बेस्ट तरीका यही रहता है कि तुमने मॉक टेस्ट दिया, तुम्हारे मान लेते 500 मार्क्स आए,
अब वो 500 मार्क्स को सिलेक्शन की रेंज में तुम्हें ले जाना है 600। ये मैं 500 वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनके मार्क्स कंटिन्यूसली अभी 500 आ रहे हैं और 1 महीने सिर्फ बचे हैं। तो तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि मॉक टेस्ट तुमने दिया, मॉक टेस्ट में तुमने अपनी सारी मिस्टेक्स एनालाइज करी, मिस्टेक्स में सारे क्वेश्चंस वो तुम दोबारा करोगे। दोबारा तुम जैसे ही करोगे तुम्हें पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि किस टॉपिक किस चैप्टर से है। वो स्पेसिफिकली सिर्फ टॉपिक ही तुम्हें पढ़ना है, वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। कहीं अभी जो मॉक टेस्ट होते हैं सारे कोचिंग वाले मतलब उनके काफ़ी अच्छे टीचर्स बनाते हैं और स्पेसिफिकली एलन आकाश के मैंने देखे हैं कि यही सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ट्विस्टेड फॉर्म में नीट में आ जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना। तो अगर कोई मान लो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए हो, तो इतनी गारंटी रहती कि उसी तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि वो PYQ बेसिस पे रहते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक टॉपिक जाओ, उसका फॉर्मूला रट लो और क्यों गलती हुई इतना ज़रूर ध्यान रख लो। नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें से किसी में फिर से वो रिपीट होगा, उसका बेसिस रिपीट होगा, तो तुम वहाँ पे उसको करेक्ट कर ले जाओगे और +5 मार्क्स ले जाओगे। और यार इस लास्ट महीने में मैं तुम लोगों से इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि पर डे तुम लोग 2 मॉक टेस्ट या फिर 1 मॉक टेस्ट ज़रूर ही दो। तो देखो होता क्या है कि 1 महीने में 40 से 60 क्वेश्चन पेपर तुम लगा लोगे, तो कहीं ना कहीं अगर तुम हर ऑल्टरनेट वाले में भी +5 मार्क्स इंक्रीज करोगे तो 500 से 600 या फिर उससे भी अबव जाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी तुम्हारे लिए। और यार ये सेम कॉमन चीज़ मैं उन 300 वाले 400 वाले बच्चों को भी कहना चाहूँगा जो कि अपने मार्क्स पे स्टक हो चुके हैं। तुम लोगों से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम लोग 30 नंबर 40 नंबर एक साथ बढ़ा लो, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट पर डे 5 नंबर भी इंक्रीज करो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि एक क्वेश्चन और ज़्यादा सही कर लो, पर मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन ज़्यादा सही कर लो। तुम्हारे मान लो 500 आ रहे हैं तो 505 करो, नेक्स्ट वाले में फिर से 500 आ रहे हैं तो 510 उसके बाद वाले में कर लो। और इस तरीके धीरे धीरे कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन वे में ही जाता है, लेकिन 510 आए, 500 आए, फिर अगले वाले में 505 आए, फिर कहीं ना कहीं 530 जंप भी कर जाएंगे। फिर इस तरीके होता है, ऐसा नहीं होता कि 5 5 5 5 प्लस प्लस होता जाएगा, फ्लक्चुएशन वे में, लेकिन इंक्रीज जरूर करेगा। और यार देखो लास्ट का मंथ है तो इतना तो तुमसे एक्सपेक्टेशन हमेशा ही रहेगी कि तुम 12 से 15 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे जिस लेवल पे हो। तो 300 वाले भी अगर 12 से 15 घंटा पढ़ेंगे, 5-5 मार्क्स इंक्रीज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी 600 और सिलेक्शन की रेंज में ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं अगर 300 वाले बच्चे रैंडमली रिवीजन करेंगे, अपने वीक टॉपिक्स को नहीं इस वक्त सुधारेंगे, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं होता है, फिर एक ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। तो इस आखिरी महीने में कुछ चीज़ें ध्यान रखो। +5 मार्क्स पहली बात करना है तुम्हें, कंसिस्टेंसी रखनी है 12 से 15 घंटे की। सारे काम छोड़ दो, अब बाहर टहलना, खाना खाते वक्त समय वेस्ट करना, ये सब चीज़ें छोड़ दो। किसी से बात करना, बाहर घूमना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर तुम अभी भी 300 मार्क्स ला करके ये सारी चीज़ें करते हो तो ये मान लिया जाता है कि तुम डॉक्टर बनने के लिए उतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हो। तो देखो ये बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड है, लेकिन मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा। मैं अपने लिए भी यही मानता था कि अगर मैं इस वक्त घूम रहा हूँ, कहीं समय वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं डिजर्व करता डॉक्टर। और इसी बात से मैं अपनी थर्ड स्ट्रैटेजी पे जंप करना चाहूँगा, जो कि मेरी बायोलॉजी रिवीजन के लिए होती थी। जब मैं खाना खाता था तो मैं खाना खाते समय भी ऐसा नहीं चाहता था कि इन आखिरी महीने में मेरा एक भी मिनट वेस्ट हो। खाना खाता था तो मैं अपने रूम में ले आता था, या फिर मेस में ही अगर बैठा रहता तो एक कोने जाके बैठता था, और 1 शॉट मिनिमम 1 आवर का रहता था, तो उसको मैं लगा लेता था, मोबाइल पे हेडफोन लगा लेता था, और उसको भी मैं 2x की स्पीड पे देखता था, और जल्दी जल्दी देख करके 20 से 30 मिनट में खाना खाता, बहुत आराम से खाता था जब तक वो लेक्चर पूरा खत्म नहीं हो जाता था। तो उससे एक बहुत तगड़ी चीज़ होती थी मेरे माइंड में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी लाइन्स होती थी वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक कोने चली जाती थी। तो जब भी मैं लाइब्रेरी जा करके अगर एनसीईआरटी मुझे बायोलॉजी की पढ़नी रहती थी, तो वो चैप्टर अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे में पूरा रिवाइज करने वाला हूँ, तो वो चैप्टर मेरा 30 या 40 मिनट में ही पूरा रिवाइज हो जाता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे डबल रिवीजन में आ जाती थी कि मैंने एक बार लेक्चर देख लिया 1 शॉट से और एक बार एनसीईआरटी से भी रिवाइज कर लिया। यही कुछ स्मार्ट स्पेसिफिक स्टडी वाले तरीके मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने अपने फाइनल अटेम्प्ट में डेवलप करी थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर मैं पहले कर लेता तो मेरा सिलेक्शन और जल्दी हो सकता। तो देखो मेरी इस स्पेसिफिक स्टडी रिवीजन पैटर्न में और बाकी बच्चों में क्या फर्क था। वो लोग मान लिया डायरेक्ट एनसीईआरटी पे चले गए, या फिर एक लेक्चर उन लोगों ने देख लिया 2 घंटे का 3 घंटे का, उनको लगा कि मैंने पूरा रिवाइज कर लिया। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने 1 घंटे का 1 शॉट जल्दी से देखा, फिर एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन पूरी पढ़ डाली। इससे 2 बार मेरा रिवीजन भी हो गया और बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है कॉन्सेप्ट, रिटेंटिविटी भी इससे बढ़ जाती है। और इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरी ये स्टडी क्यों स्मार्ट स्टडी थी, क्योंकि मेरे हॉस्टल में एक बच्चा भी रहता था, उसके ऑलमोस्ट 690 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंटली आ रहे थे, और उस वक्त मेरे ऑलमोस्ट 600 टच कर चुके थे,
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था कि मेरे 630 या फिर 650 या फिर 660 इस तरीके के मार्क्स उस समय आ रहे हो। तो उसके कंसिस्टेंटली 2 महीने से लगातार 690, 700, 680 इससे कम जा ही नहीं रहे थे, और उसको सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छे इसके स्कोर आएंगे। लेकिन फाइनल जब दोनों का रिजल्ट आया ना, तो मेरे उससे ज़्यादा ही आए थे। और ये एक जीता जाता एग्जाम्पल हो जाता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए स्मार्ट स्टडी कितनी ज़्यादा मैटर करती है। कि कोई बच्चा अगर हैपजार्ड वे में पढ़ रहा है और उसका दिमाग कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं काम कर रहा, तो वो कम मार्क्स भी स्कोर कर सकता है। और तुम अगर रिलैक्स रहे, कंसिस्टेंट रहे और इन सारी स्मार्ट चीज़ों को कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे ना, मान लिया तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन तुम्हें फॉर्मूला याद है, तुमने क्वेश्चन में से वैल्यू पुट करी और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन सही भी हो गया, तो +5 मार्क्स हो गए, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे से तुम आगे निकल जाते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें कोई बताएगा, तुम्हें कोई पुश करेगा, तभी तुम अप्लाई कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी अपनी इस 1 महीने की जर्नी में ज़रूर रखना। और यार इसी बीच मैं तुम लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि थोड़ा रिलैक्स रहो। जो होगा होगा, लेकिन अगर अपनी तरफ से तुम ये सारी परफेक्शन रखोगे तो तुम्हें रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रिग्रेट ना रहे, अपनी तरफ से रिलैक्स रहो, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रखो, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि क्लासिफिकेशन में करूँगा 300, 400 और 500 मार्क्स वाले बच्चों का। कहीं मैंने 500 वालों के लिए तो बता दिया, लेकिन मैं 400 वालों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अभी कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग होंगे, इसीलिए वो टॉपिक्स तुम लोग पेपर में टच नहीं कर पा रहे हो और इसीलिए तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे। तो पहले जाओ वो टॉपिक्स को, मान लो संडे तुमने निकाला या फिर 2-3 दिन और निकालो और वो सारे टॉपिक्स एक बार में झटके में सारे खत्म कर लो। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो कि ऐसा हो जाए कि एक बार गो थ्रू जरूर करा था, तो उसके फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। तो मान लिया पेपर में तुम्हें उस क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, लेकिन तुम उसका फॉर्मूला याद रहेगा, तो फॉर्मूला तुमने लिखा, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू पुट करोगे, अगर आंसर निकल आया तो +5 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है तुम अपने मार्क्स इंक्रीज कर सको। तो एक बार वो गो थ्रू कर डालो। 300 वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आई नो अभी तुम लोगों के बहुत ज्यादा टॉपिक्स रिमेनिंग होंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने कहीं ना कहीं गलती करी होगी जिसकी वजह से इतने सारे टॉपिक्स तुम्हारे अभी रिमेनिंग होंगे। तो तुम लोग भी सेम चीज़ करो, 1-2 हफ्ते निकालो, अब तो ज़्यादा समय ऑब्वियसली नहीं बचा, तो 1 हफ्ते निकालो और वो सारे सेम चीज़ करो कि सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी एक बार गो थ्रू कर डालो। अगर ऐसा है तो उसके फॉर्मूले भी निकाल करके एक पेज पे रखो। उसके बाद अपने मॉक टेस्ट देते जाओ और एनालाइज करो कि उस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब उस चैप्टर से किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो वाला टॉपिक उस चैप्टर का ज़रूर से ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लो। तो इतना तुम्हारे लिए हो जाएगा कि नीट में अगर आने वाला होगा वो क्वेश्चन, नीट में वो चैप्टर आने वाला होगा, तो उस क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी उस चैप्टर से बहुत ज़्यादा रहती है। इस तरीके अगर तुम मल्टीपल चैप्टर्स के वो वाले टॉपिक से स्ट्रॉन्ग कर लोगे जिनकी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि अगर तुम 300 मार्क्स पे हो और वो वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो टॉपिक तुमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो नीट में वो वाले क्वेश्चन तुम सही ज़रूर कर लो। 300 मार्क्स से पहले तो वो चीज़ करो कि +5 मार्क्स करो, फिर धीरे 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 वो टॉपिक्स ज़रूर स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और नीट एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हो जाएगा तुम्हारे लिए कि 600 तुम ज़रूर टच कर पाओगे और एक गवर्नमेंट सीट ज़रूर ले पाओगे। देखो यार, ये सारी चीज़ें जो कि मैंने अपनी तरफ से डेवलप करी थी कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ इस आखिरी के महीने में, वो सारी चीज़ें मैं तुम लोगों से शेयर कर दिया हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करो ताकि तुम लोग मैक्सिमम आउटपुट ले पाओ इस आखिरी महीने में और अपने मार्क्स को जंप कर पाओ 600 तक या फिर जहाँ पे सिलेक्शन। यार यही सारी चीज़ें थी जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता था, बिकॉज आई नो कि लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में ये सारी चीज़ें तुम लोग बता दूँ। एंड आई एक्सपेक्ट कि ये सारी चीज़ें तुम लोग लिख लोगे कहीं ना कहीं और ये सारी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करोगे। बेस्ट ऑफ लक, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ जल्द से जल्द। और टिल देन बाय। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि अगर तुम लोग कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिगार्डिंग या फिर पर्सनल डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। टिल देन बाय।